Hi everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I'm Arpita Sharma, your educator, and today we are going to conduct class number 3 in the Indian Economy Comprehensive Batch course by me Arpita Sharma. अपने YouTube चैनल पर मैंने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, फ्री बैच लॉन्च किया है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 प्रीलिम्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड ऑल्सो योर एसए पेपर। इन सभी पेपर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब बात आती है यूपीएससी सीएसई की। तो इसी के चलते इसी के मद्देनजर हमने ये कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। इट इज फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट। आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इस कोर्स से। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। क्लास पीडीएफ क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज। द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन ज्वाइन इट। जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटी सी अनाउंसमेंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट अनअकैडमी समिट 2.0 दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन Feb 20 एंड 21। आज आपका लास्ट डे है समिट 2.0 का। इस समिट में कैलाश सत्यार्थी सर, वी हैव दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, परवीन कासवान सर, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिन्होंने खुद ऑन फील्ड काम किया है लोगों की बेहतरी के लिए, वो आप लोगों को आकर यहाँ पर अपने सुझाव देने वाले हैं, आपकी सीएसई प्रिपरेशन जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ दिस फ्री समिट दैट अनअकैडमी हैज कंडक्टेड। यू कैन रजिस्टर नाउ, द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट से आप रजिस्टर कर सकते हो इस पर्टिकुलर समिट में। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। जल्दी से रजिस्टर कीजिए और इस समिट का फायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन जर्नी को ट्रांसफॉर्म कीजिए समिट के द्वारा। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास टुडे। सबसे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से शुरू करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरेस्ट? ये इंटरेस्ट क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, ये इंटरेस्ट आपके डेली लाइफ में कॉन्सेप्ट यूज रहता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो एक साल में, 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो साल के एंड में आपको 110 रुपए मिलेंगे। ठीक है, सो इफ वी वेटेड अनदर ईयर तो वो 121 रुपए मिलेंगे आपको। सो इफ यू थॉट दैट इट वुड हैव बीन 120, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम 2 साल का अगर वेट करेंगे तो 120 रुपए मिलने चाहिए ना। तो फिर से देखो देखो यहाँ पर 100 रुपए का 10% 110 ऐड होकर आपको 110 रुपए मिले। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। 110 रुपए पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा। 100 रुपए पे नहीं लगा रहे हो आप 20% का, 110 पे लगा रहे हो, तो 10% ऑफ 110 विल बी 11 रुपीज। सो इफ यू एड 11 to 110 यू विल गेट 121 रुपीज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो 1 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, जहां पर आपको यू गेट मोर एंड मोर मनी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एज टाइम गोज ऑन। ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। ये बेसिक मैथमेटिक्स लोग यूज नहीं करते, इस तरीके से आपको इंटरेस्ट को यूज करना होता है। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटरेस्ट। दिस यू शुड नो व्हेन यू स्टडी इकोनॉमिक्स। ये आपको पता होना चाहिए जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड से आज क्लास शुरू करनी है हमें। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए ना सप्लाई और डिमांड की डेफिनेशन अलग अलग होती है, इसके पीछे के पैरामीटर्स और कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ कंज्यूमर, इफ अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज हाई, देन दैट मीन्स फ्यूअर यूनिट्स ऑफ गुड्स विल बी सोल्ड। कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से आप अगर देखिए, किसी कमोडिटी का प्राइस बहुत हाई है, फॉर एग्जाम्पल ले लो एक जार है, ठीक है, इसका प्राइस मान लीजिए 400 रुपए है या 4000 मान लीजिए, एंटीक है, 4000 रुपए है। तो कंज्यूमर के परस्पेक्टिव से क्या होगा कि अगर प्राइस इतना ज्यादा है तो मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस पे कोई ज्यादा लोग तो खरीदेंगे नहीं इसे। फ्यूअर यूनिट्स विल बी सोल्ड, ये कंज्यूमर का तरीका होता है। दिस इज द कंज्यूमर परस्पेक्टिव। एंड लोअर प्राइस, दैट मीन्स मोर यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड। अगर ये एंटीक है और इसका प्राइस सिर्फ 150 रुपए है, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर तो यही सोचेगा ना, या मान लीजिए 1000 रुपए है, तो कंज्यूमर तो यही सोचेगा कि प्राइस कम है, इतना एंटीक प्रोडक्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको खरीदने वाले हैं कम प्राइस पर। right, this will be the consumer perspective. Now let us shift ourselves towards the producer's perspective. प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से देखते हैं। अगर प्राइस ज्यादा है, दैट मीन्स प्रोड्यूसर विल वांट टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट गुड। मान लीजिए हायर प्राइस का है प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसलिए उसको लगेगा कि हायर प्राइस है, एंटीक प्रोडक्ट है, तो इसको ज्यादा इसका मुझे बनाना चाहिए। मान लीजिए लक्स साबुन की बात करते हैं, इसका जो प्राइस होता है वो नॉर्मल सोप से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बट दैट डिड नॉट डिटर द प्रोड्यूसर टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग दिस पर्टिकुलर सोप, राइट।
एंड लोअर प्राइस लेस दे विल वांट टू प्रोड्यूस द गुड। ठीक है, अगर प्राइस ही कम है तो उनको क्या फायदा हो रहा है, इतना कम प्राइस है तो ज्यादा क्यों बनाए इसका, इस प्रोडक्ट को ज्यादा क्यों प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इसलिए वो लेस मोटिवेटेड होंगे। सो दीज आर द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। अब हमारे लिए लक्स साबुन अगर हम देखें मिडिल क्लास फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखें तो लक्स साबुन हम लोग यही सोचेंगे कि इतना महंगा है, ज्यादा लोग नहीं खरीदेंगे इसे। ठीक है, वही प्रोड्यूसर हाई प्राइस इस पे लगाया हुआ है तो वो यही सोचेगा कि इतना हाई प्राइस हमने रखा है, इसका ज्यादा से ज्यादा माल अगर हम बनाएंगे तो लोग जब खरीदेंगे तो हमें प्रॉफिट मुनाफा भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव है, ये कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव है। ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द डिमांड सप्लाई कर्व। ये जो कर्व है आपका ये सप्लाई डिमांड कर्व है, राइट। तो अब हम धीरे धीरे समझेंगे डिमांड कर्व क्या होता है और सप्लाई कर्व क्या होता है। यहाँ पर आप देखोगे इंक्रीज इन प्राइस, ये जो एक्स एक्सेस है यहाँ पर प्राइस है, वाई एक्सेस पे आपका क्वांटिटी है। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है यहाँ पर आप देखोगे एज इट इज इंक्रीजिंग एडिशनल इट विल क्रिएट एडिशनल सप्लाई। ठीक है, यहाँ देखो पहले प्राइस यहाँ था, उसके बाद ये जैसे ही बढ़ा सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, सो इंक्रीज इन प्राइस विल क्रिएट एडिशनल सप्लाई, और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगा यानी कि क्वांटिटी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस स्टिमुलेट्स डिक्रीज इन अमाउंट डिमांडेड। अब देखो प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड तो डिक्रीज हो गई, पहले डिमांड कर्व इधर था, जैसे ही प्राइस बढ़ा डिमांड कर्व आपका आगे चला गया। ठीक है, आप देखोगे राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, तो इट विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डिमांडेड। सो द पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व क्रॉस इट मींस इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं ओवर हियर आई जस्ट इरेज इट ऑफ ताकि हम इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जब पॉइंट वेयर सप्लाई एंड डिमांड कर्व क्रॉस ईच अदर, ये पॉइंट मान लीजिए सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा। द पॉइंट ऑफ बैलेंस जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज सेम। ठीक है, जहां पर सप्लाई डिमांड के इक्वल होता है वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये वो पॉइंट है जहां पर जो आप सप्लाई कर रहे हो, जिस प्राइस पे कर रहे हो वही प्राइस हम उतना ही सप्लाई या गुड अमाउंट हम डिमांड कर रहे हैं, जहां हम हमारी डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, उसको हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिमांड कर्व। देखो डिमांड कर्व क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड and amount of quantity consumer is willing and able to purchase। एक given time period में डिमांड कर्व क्या होता है, ये रिश्ता है, रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ गुड, प्राइस जो भाव है गुड का, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड एंड द अमाउंट और क्वांटिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू और एबल टू परचेज। क्वांटिटी और प्राइस के बीच का जो रिलेशन है उसे हम डिमांड कर्व के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ना डिमांड कर्व में हम देखते हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिमांड कर्व में भी कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिमांड का अंदाजा लगा सकते हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो कितना डिमांड होगा। तो देयर आर टोटल 5 डिमांड डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ गुड, गुड का जो प्राइस है उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो इसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, टेस्ट और लेवल ऑफ डिजायर फॉर प्रोडक्ट बाय बायर, फॉर एग्जाम्पल एप्पल का आईफोन है, ठीक है, तो एप्पल नोज that the product is being demanded on a large scale. Why? Because of the taste of the consumer, because of the brandedness, right? The favor, you can say इंक्लाइनेशन ऑफ कंज्यूमर टुवर्ड्स ब्रांडेड गुड और द ब्रांड ऑफ एप्पल। ठीक है, कंज्यूमर का जो इंक्लाइनेशन है एप्पल के ब्रांड की तरफ, उसके पर्सपेक्टिव से या उस बेसिस पर अंदाजा लगाया जा सकता है डिमांड कितनी होगी, राइट। देन इनकम ऑफ बायर, उसके बेसिस पे आप अंदाजा लगा सकते हो, राइट। इन अ पर्टिकुलर सिटी इफ द इनकम ऑफ बायर इज मोर देन रुपीज, लेट्स से 2 लाख रुपीज, राइट, और लेट्स से 4 लाख रुपीज, तो एप्पल वहां पर अपने स्टोर खोल ही देगा। ठीक है, एप्पल विल open up its store over here. That is why in the metropolitan cities you have so many Apple stores, Chroma stores, right, as compared to the middle you can say income cities or you can say rural areas. Okay, then prices of related products, यानी कि Apple prices देखेगा related products की। चलो Apple को छोड़ो, Samsung मान लीजिए मार्केट में है तो MI या Realme जो है वो Samsung के प्राइसेस को देखेंगे, कंपेयर करेंगे अपना प्राइस सेट करने के लिए, ठीक है, और अपनी डिमांड को का अंदाजा लगाने के लिए। ओके, एंड
and future expectations. Now we see after the lockdown we have seen spur in the digital classes. So the mobile companies, the laptop companies, they are now spurring up their supply. They are now spurring up their production of goods because of the future expectations, because of the requirement of digital classes, right? So these are the 5 determinants through which a company can determine its demand. Okay, so over here the next important point that we should remember is what are the changes that decrease demand. ऐसे क्या बदलाव हैं जिसकी वजह से डिमांड घट जाता है. फर्स्ट इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट. फॉर एग्जांपल आप देखोगे एयरटेल का धंधा कम हो गया था जब जियो फ्री प्लान लेकर आया था, राइट. तो सब्सटीट्यूट यानी कि उसके बदले में मान लीजिए सैमसंग है, ठीक है, एमआई है, तो एमआई क्या करेगा, अगर सैमसंग एमआई अपने प्राइस को बहुत कम दे देगा कर देगा और क्वालिटी वही प्रोवाइड करेगा जो सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग एमआई की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो सैमसंग की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट हेयर विल बी एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट का, मान लीजिए बैटरी हो गया, ठीक है, चार्जर हो गया, हेडफोन्स हो गए, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बिना पहले प्रोडक्ट का ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता. जैसे कि अब सीरियल है और मिल्क हो गया, ठीक है, तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो गए. मान लीजिए डीवीडी हो गया और डीवीडी प्लेयर हो गया, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो गए. ठीक है, तो मान लीजिए हेडफोन्स का, चार्जर का प्राइस बढ़ जाता है, स्क्रीन कवर का प्राइस बढ़ जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो मोबाइल फोन का, उस कंपनी के मोबाइल फोन की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. ठीक है, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट. देन डिक्रीज इन इनकम इफ गुड इज नॉर्मल गुड. ठीक है, मान लीजिए इनकम घट जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी डिमांड डिक्रीज होगा. ठीक है, इंक्रीज इन इनकम इफ गुड इज इंफीरियर गुड, इन दैट केस ऑल्सो द डिमांड विल डिक्रीज, क्योंकि अब इनकम बढ़ गई है तो वो और बेहतर प्रोडक्ट के पास जाएगा. ठीक है, सैमसंग के पास क्यों आएगा, एप्पल के पास चला जाएगा कंज्यूमर. ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, जो डिमांड है, यानी कि मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग का डिमांड तब घटेगा जब इनकम बढ़ जाएगी कंज्यूमर की. ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर किसके पास जाएगा, एप्पल के पास जाना शुरू हो जाएगा, तो सैमसंग का जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. ठीक है, सो दिस कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. ठीक है, ये आपको पॉइंट प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. Then the next important term is elasticity of demand. देखो elasticity का मतलब क्या होता है, it means responsiveness. Elasticity means responsiveness. Okay, so the measure of sensitivity of quantity variable, यानी कि quantity to changes in price. Quantity में क्या changes आएंगे अगर price में change आता है, उस मेजर को, उस रिस्पॉन्सिवनेस को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन हाउ रेवेन्यू विल चेंज ऑफ द कंपनी. ओके, कंपनी का देखो, अगर प्राइस हमने चेंज किया प्रोडक्ट का, तो क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, इस रिस्पॉन्सिवनेस को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. इससे आप कंपनी के रेवेन्यू को और कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी विल चेंज इन परसेंटेज टर्म्स फॉर 1% चेंज इन प्राइस. प्राइस में 1% चेंज अगर आता है तो उसमें क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, वो रिस्पॉन्सिवनेस होती है आपकी इलास्टिसिटी, जिसके बलबूते पर कंपनीज अपना रेवेन्यू कैलकुलेट करती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद सप्लाई. अब शुरू करते हैं सप्लाई के साथ. सो व्हाट एग्जैक्टली इज सप्लाई, ये सप्लाई क्या है समझ लेते हैं. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो सप्लाई आप पढ़ सकते हो दो पर्सपेक्टिव से. द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इट कैन बी अंडरस्टूड फॉलोइंग these two explanations. First is quantity of goods which a firm is willing to sell at a particular price, and supply कर. आप supply कर के थ्रू भी supply समझ सकते हो, या आप इस explanation के थ्रू supply समझ सकते हो कि quantity of goods जो एक firm तैयार है बेचने के लिए एक particular price पे, वो भी supply हो जाएगा. ठीक है, तो अगर price high होता है, ये बात याद रखनी है, अगर price high रखता है एक producer, क्योंकि हम producer के perspective से पढ़ रहे हैं. ठीक है, if a producer is keeping the price of a particular commodity high, that means it will give him the greater incentive to sell more. ठीक है, क्योंकि देखो आपने एक पर्टिकुलर गुड का प्राइस 1000 रुपए रखा है, तो आप उतना ही ज्यादा आपके पास आप मोटिवेट होगे to produce that product in a more larger quantity and to sell it more. राइट, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. जो भी आपने रेवेन्यू गेन किया उसमें से कॉस्ट निकाल दीजिए, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा. मान लीजिए कि खर्चा लगा 200 रुपए, बट रेवेन्यू उस चीज को बेचने के बाद आपको मिले 1000 रुपए, तो 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना आप लोगों को. ठीक है, देन टोटल रेवेन्यू, सप्लाई अगर इंक्रीज, अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, तो सप्लाई भी बढ़ेगी. ठीक है, एंड रेवेन्यू इज मनी रिसीव्ड थ्रू सेल ऑफ आउटपुट, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. ठीक है, दैट इज योर रेवेन्यू.
ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देन कम्स द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब बात आती है सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स की, मतलब क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू आप सप्लाई को मेजर कर सकते हो। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हाई होगा, अगर बढ़ता है, इफ इट इंक्रीजेस, देन इट विल रीड यू कैन से रिजल्ट इनटू रिडक्शन इन द क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि आप चीज को बनाने में जो आपका खर्चा हो रहा है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सप्लाई आप कम ही करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको घाटा होगा। तो सप्लाई कर्व जो है वो आपका लेफ्टवर्ड से शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। एंड इफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, तब आपका क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज, तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो जाएगा कर्व, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। देन सेकंड डिटर्मिनेंट इज टैक्सेस। अगर टैक्स बढ़ेंगे सेम इफेक्ट होगा जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में था ना, टैक्स बढ़ेंगे तो सप्लाई कम होगा, टैक्स घटेगा तो सप्लाई ज्यादा होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008 गवर्नमेंट रिड्यूस्ड टैक्सेस टू बूस्ट द सप्लाई। जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना 2008 में, तो उसमें गवर्नमेंट ने सप्लाई बूस्ट अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो टैक्स थे वो घटा दिए थे, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया था। देन नेक्स्ट इज गोल ऑफ फर्म्स। देखो हमें पता है कि एक फर्म का गोल होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है, बट प्रॉफिट इज नॉट ऑलवेज द ओनली गोल ऑफ द फर्म। ऐसा नहीं है इकलौता गोल एक फर्म का यही होता है कि प्रॉफिट ही कमाने हैं, नहीं, गोल हो सकता है सेल्स को बढ़ाना, सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है और सोशल वेलफेयर एक फर्म करती है तो उससे सप्लाई इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में सप्लाई बढ़ानी है तो अगर गुड रेनफॉल होती है, अच्छी बारिश हो रही है, तब भी आपकी सप्लाई बढ़ सकता है एग्री प्रोडक्ट्स के केस में, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो अगेन मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी माने रिस्पॉन्सिवनेस, की क्वांटिटी और प्राइस में जो चेंज आ रहे हैं उस पे सप्लाई का क्या असर पड़ रहा है, रेवेन्यू पर क्या असर पड़ रहा है एक फर्म की, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो इफ चेंज इज स्टीप, ठीक है, देन हम देखेंगे हाई इलास्टिसिटी होती है अगर चेंज स्टीप है। इफ इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, सप्लाई इज इलास्टिक। इफ इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, सप्लाई इज इनइलास्टिक, दैट मींस लेस रिस्पॉन्सिव, ओके। एंड देन कॉन्सेप्ट आता है मार्केट एक्विलिब्रियम का। एक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था, डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होते हैं उसे हम मार्केट एक्विलिब्रियम का कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है। ये आपके डिमांड एंड सप्लाई कर्व के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।